श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में मैं हेमा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक देश भर में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े में बहुत सी चीजों पे ध्यान दिया गया है, जैसे मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, अर्ली स्टिमुलेशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, प्ले बेस्ड एजुकेशन इन अर्ली ईयर्स, रोल फॉर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन मिनिमाइजिंग स्क्रीन टाइम और स्ट्रॉन्गर आंगनवाड़ी। बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है और बचपन में ही पता चलता है कि उनका ब्रेन कैसा काम कर रहा है, वो डिले तो नहीं होते जा रहा है। इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, यानी अर्ली स्टिमुलेशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए अपने आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया गया है डॉक्टर प्रीति चौहान मैडम को। मैम, कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच। हम लोग आज जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रहता है वो क्या होता है और उनका काम कैसे किया जाता है? मैम, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स जो होते हैं ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। जैसे बच्चों को बड़ों से जो डिफरेंट करता है वो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ का नॉर्मली आपके नॉर्मल पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं वहां पे बच्चे का वजन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ये देखा जाता है। पर जो उनका दूसरा जो स्किल बच्चे ने अचीव करना चाहिए, जैसे चलना सीखना है, बोलना सीखना है, उसका कॉग्निटिव लेवल कहाँ पे जा रहा है, ये सब देखने के लिए हमारे को चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बेसिकली जाना पड़ता है। अगर कोई भी प्रकार का अगर डिले हो रहा है बच्चे में, बच्चा अगर अपना नॉर्मल माइलस्टोन नहीं अचीव कर रहा है, किसी कोई भी रीजन से अगर वो पीछे चल रहा है, बेसिकली हमको यहाँ जाना चाहिए ताकि प्रॉपर असेसमेंट हो सके बच्चे का कि क्या कारण है वो पीछे चल रहा है। असेसमेंट के साथ में आगे उस बच्चे को क्या क्या जरूरत है, जैसे अगर मान लो मोटर डिले में जा रहा है तो फिजियोथेरेपी की जरूरत है क्या, स्पीच इश्यूज है तो स्पीच थेरेपी की जरूरत है क्या, और आगे चल के अगर लर्निंग इश्यूज है, स्कूल में अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो भी लोग यहाँ जा सकते हैं ताकि उनका बच्चों का असेसमेंट, डायग्नोसिस और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। अच्छा मैम, यहाँ पे आपने अभी बात बताई कि डिले होना, ये बात क्या है? नॉर्मल जो बच्चे रहते हैं वो एक्टिविटी जो भी करते हैं उसके बारे में है या फिर ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में? वो थोड़ा सा विस्तार में बताइए ना। ओके, जैसे आप लोग समझिए कि गवर्नमेंट ने जो ये उपक्रम शुरू किया है, एंड स्पेशली जब हम 0 से 3 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ये जो पीरियड है ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। यही पीरियड में अगर हम जो भी बदलाव लाना चाहते हैं बच्चे में, तो ये पीरियड में अगर हम काम करते हैं तो हमको सबसे ज्यादा उसका रिस्पांस मिलता है बेसिकली। तो ये जो पीरियड होता है इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो ब्रेन का विकास जो हम बोलते हैं, जैसे बच्चा वेट में, हाइट में बढ़ रहा है तो साथ साथ में उसका ब्रेन डेवलपमेंट आप समझिए कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में हो रहा है। स्पेशली 0 to 3 इयर्स में 85% ऑफ योर ब्रेन डेवलपमेंट, यानी 85% जो ब्रेन डेवलप होता है वो 0 to 3 इयर्स में हो जाता है। बाकी 6 साल तक 15% का ही आपके पास स्कोप रहता है। तो 85% का ब्रेन डेवलपमेंट का स्कोप आपको 0 से 3 साल के बीच में है। प्रोसेस है इसमें, सबसे पहला होता है प्रोलिफरेशन का। प्रोलिफरेशन में हर बच्चा बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बोलते हैं हम, जो ब्रेन सेल्स है उसके साथ तो हम पैदा हुए हैं, पर धीरे धीरे ये बढ़ते हैं। ये एक झाड़ की तरह है, जैसे ब्रांचेस निकलते हैं वैसे न्यूरॉन्स में से समझिए ब्रांचेस निकल रहे हैं, और ये ब्रांचेस एक दूसरे न्यूरॉन्स को कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क एक पैदा हुए बच्चे में बहुत कम रहेंगे, पर 3 साल के बच्चे का अगर ब्रेन देखते हैं तो पूरा नेटवर्क से भरा होता है। दूसरा होता है माइलिनेशन का। एक्सॉन्स जो हमारे ब्रेन सेल्स है उसमें एक कवरिंग आती है, समझिए आप, जिससे उसके जो सिग्नल्स है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल्स भेज रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट के जैसे है ये काम करते हैं जो। तो ये जो शीत आती है इसके ऊपर, उससे उसका काम 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ जाती है माइलिनेशन के प्रोसेस से। और तीसरा स्टेज होता है प्रूनिंग का। ये प्रूनिंग आपकी समझो 2 साल के बाद स्टार्ट होती है। न्यूरोलॉजी में एक टर्म है यूज इट और लूज इट। अगर आपने वो नेटवर्क का यूज नहीं किया है तो आप लाइफ लॉन्ग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। प्रूनिंग स्टार्ट होने के पहले ही हमको बच्चे को वैसा वातावरण, वैसा न्यूट्रिशन
स्टिमुलेशन देना है ताकि उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अधिक मात्रा में हो। क्योंकि अगर 2 साल का बच्चा है नहीं चल रहा है, तो अगर हम ये स्टेज पे काम करते हैं ना, प्रूनिंग स्टार्ट होने के पहले, तो हम मैक्सिमम उसमें रिस्पांस ला सकते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का स्पीच अच्छा रहे, तो हमको इसके लिए काम 0 to 2 years के पहले करना है। अच्छा। क्योंकि अगर मैं तो आगे जाके 100 वाली है, सही है। तो इसीलिए ये 0 to 3 years में मैक्सिमम हमारा काम होना चाहिए कि मैक्सिमम स्टिमुलस हम बच्चे को ये टाइम पे दे, अच्छा। ताकि उसके नेटवर्क्स बने। नेटवर्क नहीं बनेंगे तो वो कभी नहीं बनेंगे। अच्छा। तो इससे हम बच्चे को बचा सकते हैं, बहुत सारी चीजें बच्चों में ला भी सकते हैं और बच्चे को बहुत चीजों से बचा भी सकते हैं। सही है। तो बच्चे का जो पूरा आईक्यू डेवलपमेंट है, आगे का उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो ये 0 से 3 years में डिपेंड करती है। अच्छा। अगर आप मैक्सिमम स्टिमुलेशन देंगे तो आप बच्चे का आईक्यू बढ़ा सकेंगे। स्टिमुलेशन बच्चे को नहीं मिल रहा है तो प्रूनिंग के प्रोसेस के द्वारा वो आपके ब्रेन से हटा दिया जाएगा। अच्छा। तो आप डिले में चले जाओगे। सही है। तो इसलिए हमको ये 3 years सबसे इम्पोर्टेंट है। सही है। तो मैम, जैसे आपने डिले होना या फिर ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बताया, खास करके 0 से 3 साल तक बच्चों में जो दिखाई देता है, पेरेंट्स को कैसे और कब पता चलता है ये, या फिर कैसे पहचाना जाए? नॉर्मली हम जो बच्चों का देखते हैं, उसका जो डेवलपमेंट, उसका विकास हम माइलस्टोन्स के पैरामीटर में नापते हैं। अच्छा। अब ये जो माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के, ये 4 तरीके के होते हैं। जैसे मोटर माइलस्टोन्स आते हैं। मोटर माइलस्टोन्स में बच्चे का उठना, बैठना, चलना, ये सब देखा जाता है। फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चा कोई भी सामान को कैसे पकड़ रहा है, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो पेंसिल का ग्रिप कैसा है, बटन लगाना नहीं लगाना कर रहा है, कपड़े पहनना उसको आ रहा है नहीं आ रहा है, ये फाइन मोटर स्किल्स में आता है। अच्छा। फिर आपका लैंग्वेज स्किल होता है। स्पीच डेवलपमेंट देखने के लिए स्पीच के कुछ माइलस्टोन्स दिए गए हैं, तो वो एज में वो बच्चा वहां तक पहुंचना चाहिए। अच्छा। हर चीज की रेंज दी गई है माइलस्टोन्स में। अच्छा। कि इतने से इतने समय में बच्चे ने ये करना चाहिए, अगर वहां तक वो नहीं पहुंच रहा है तो वो डिले में है। हाँ। जैसे मोटर माइलस्टोन्स में हम देखते हैं कि बच्चे का हेड कंट्रोल सबसे पहला होता है, तो 3 महीने का बच्चे का हेड कंट्रोल आ जाना चाहिए। 6 से 9 महीने के बीच में बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठना चाहिए। 1 साल का बच्चा चलना चाहिए, यानी जो फर्स्ट बर्थडे होता है उसमें फ्यू स्टेप्स बच्चे ने डालना चाहिए। अगर 18 मंथ्स तक वो नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो डिले में जा रहा है। हमारी कोशिश होती है कि हम हेड कंट्रोल के लेवल पे ही बच्चे को पकड़ लें। अच्छा। कि हेड कंट्रोल से ही हमको समझ में आ जाए कि 4 महीने का 5 महीने का बच्चा है, हेड नहीं संभाल रहा है, यानी इसके आगे की चीजें लेट होने वाली है। अच्छा। तो हमारी कोशिश है कि हम वो 4 महीने में ही बच्चे को पिकअप कर लें। अच्छा। कि ये डिले में जाने के चांसेस है इसके। ऐसे माइलस्टोन्स हर चीज के दिए गए हैं। अच्छा। कि इतने साल के बच्चे ने क्या करना चाहिए। ऐसे स्पीच के माइलस्टोन्स होते हैं। सबसे पहले जैसे 2 महीने में बच्चा मम्मी पापा को पहचानने लगता है, हम सोशल स्माइल बोलते हैं। तो सबसे पहला माइलस्टोन जो है हर चीज का, वो सोशल स्माइल है। सोशल स्माइल में बच्चा माँ के तरफ देखना, माँ को पहचानना और पहचान के हंसना। अच्छा। ये 2 महीने का बच्चा कर सकता है। तो आप 2 महीने में ही पिक कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल इसमें जाने वाला है या डिले में घुसने वाला है। क्योंकि अगर मान लो 3 महीने का बच्चा आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है, तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये बच्चा शायद आगे डिले में जा सकता है। और सारे पैरामीटर्स एक दूसरे से जुड़ के होते हैं क्योंकि तो ये माइलस्टोन्स हमारे दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अगर 9 महीने में बच्चा पीडियाट्रिशियन के पास जा रहा है, तो बच्चे ने वहां पे बैठना चाहिए विदाउट सपोर्ट। अच्छा। खुद से बैठ रहा है कि इट इज वेरी सिंपल, बस बच्चे को पूछना है बच्चा खुद से बैठता है क्या। अगर नहीं बैठ रहा है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर हमको देखना है कि न्यूट्रिशन कम पड़ रहा है क्या, क्या चीज हो रही है जिससे ये पीछे जा रहा है। तो ऐसे हर स्टेप पे हमको देखते रहना पड़ता है। तो जैसे अगर सपोज 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल के बच्चे ने चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम है। अपने नाम को रिस्पॉन्स देना चाहिए। बच्चे को अपना नाम मालूम होता है। 9 महीने के भी बच्चे को अगर आप आवाज देते हैं तो उसने मुड़ के देखना चाहिए। अगर वो मुड़ के नहीं देख रहा है, अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो भी हमको पता चलता है कि डिले में जा रहा है। तो उसका स्पीच डेवलपमेंट नहीं होगा। अच्छा। ये पहली कड़ी है स्पीच डेवलपमेंट की, कि अपने नाम को रिस्पॉन्स देना। लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ लेके आते हैं कि बोल नहीं रहा है। हाँ। पर बोलने के पहले की जो स्टेजेस हैं, हाँ। उस पे हमको गौर करना ज्यादा जरूरी है। सही है। जैसे 9 महीने में बच्चे ने मुड़ के देखना है, नाम लिया है तो। हाँ। 1 साल का अगर बच्चा है तो आप अगर छोटा कमांड देते हो, बेटा टाटा करो, बाय बाय करो, तो बच्चे ने करना चाहिए। क्लैप करना चाहिए। आप
को देखना चाहिए, आई कांटेक्ट करना चाहिए। आई कांटेक्ट बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, पर हम अब मिस कर रहे हैं वो। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, जबकि सबसे इजी चीज है। बच्चा आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, अपने नाम को रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये बेसिक काम नहीं कर रहा है तो आगे बहुत बड़ा स्पीच डिले में बच्चा जाने वाला है। और अभी तो गूगल के जमाने में हर पेरेंट को उसके एज का अगर आप डालते हैं तो वो बता देगा कि इतने उम्र के बच्चे ने क्या क्या करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जाके बात कर सकते हैं। अच्छा, सो सिंपल थिंग्स है, बहुत बड़ी चीजें कुछ भी नहीं है। सिंपल बात है, पर अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं गया तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसीलिए पेरेंट्स ने अवेयर रहना चाहिए और बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्पेशली माइलस्टोन्स पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से माइलस्टोन के बारे में बताया, पर जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्लो लर्नर्स बच्चे भी दिखते हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? स्लो लर्नर्स एक्चुअली वो कैटेगरी है, जैसे हम नॉर्मल आईक्यू टेस्टिंग 6 साल के बाद करते हैं। अगर ये बच्चे का हम आईक्यू टेस्ट करते हैं तो ये ना मेंटल रिटार्डेशन के कैटेगरी में आते हैं और ना नॉर्मल आईक्यू के। तो ये दोनों के बीच में जो रहते हैं वो स्लो लर्नर्स हैं। अब स्लो लर्नर्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? सारे माइलस्टोन्स में पीछे रहना, चाहे उसका बैठना है, बोलना है, चलना है, सब पैरामीटर्स में बच्चा पीछे रहेगा। मान लो अगर 4 साल का बच्चा है तो उसकी हरकतें 1 साल या 2 साल के बच्चों की जितनी होती है। तो स्लो लर्नर्स में मोस्टली बच्चा बहुत स्लो चलता है। अच्छा। अपना माइलस्टोन अचीव करेगा पर उसको बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही हर चीज सीखने के लिए उसको टाइम लगता है। आगे जाके अगर वो पढ़ाई के भी दृष्टि से हम देखें तो उसको शायद आपको 100 बार एक चीज पढ़ानी पड़ सकती है। तो वो बच्चे स्लो लर्नर्स में आते हैं जो बचपन से स्लो हैं। जैसे माइलस्टोन्स के बारे में हमने बोला कि 9 महीने में बच्चे ने बैठना ही चाहिए विदाउट सपोर्ट। तो ये बच्चे मान लो कि लेट हो सकते हैं, ये 12 महीने में कर सकते हैं। तो ये हर काम करेंगे, नॉर्मली करेंगे, पर स्पीड इनकी बहुत कम रहेगी। अच्छा। तो ये भी एक डिले में ही है। तो इसके लिए भी आपको काम करना है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसने माइलस्टोन नहीं इसका आया है तो आप जाके दिखा सकते हैं, क्योंकि हर स्लो लर्नर का भी रीजन रहेगा कि क्यों वो पीछे है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण, सादा न्यूट्रिशन के कारण भी वो पीछे रह सकता है। अगर वो पोषक आहार जो उसके ब्रेन के लिए चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। मान लो अगर हाइपोथायरॉइड है, थायराइड हार्मोन ही कम है, तो मैं स्लो ही रहूंगी। हाँ। तो देयर आर करेक्टेबल रीजंस जहां पे हम ठीक कर सकते हैं इस चीज को। हाइपोथायरॉइडिज्म में भी बच्चा स्लो रहता है, बट सिंपल चीज है, सिंपल दवाई है, बट अगर टाइमली हम इसका ये नहीं करते हैं ना तो उसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट है। बाद में अगर आपने थायराइड की टैबलेट्स चालू करे और ये सपोज 3 साल हो गया है कि हमको पता ही नहीं है कि उसके थायराइड लेवल्स नॉर्मल नहीं है, कम है, तो बच्चा स्लो लर्नर के कैटेगरी का रहेगा और ये जो ब्रेन डैमेज हो गया है इसको आप करेक्ट नहीं कर सकोगे। तो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म आपके ब्रेन के हिसाब से देखा जाए तो करेक्टेबल चीज है। टाइमली करेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी तो हम न्यूबॉर्न पीरियड में ही, जैसे बच्चा पैदा होता है तभी हम उसके थायराइड लेवल्स कर लेते हैं और करना भी चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी में भी बच्चा पीछे ही रहने वाला है। सही। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, अगर एडिक्वेट प्रोटीन बच्चे को नहीं मिला है तो भी बच्चा पीछे रहेगा, तो भी वो स्लो लर्नर के इसमें आ जाएगा। बट ये करेक्टेबल रीजंस है स्लो लर्नर्स के। एक मेरा जेनेटिक मेकअप होता है, दूसरा मेरा एनवायरनमेंट रहता है जो हम नेचर और नर्चर बोलते हैं। नेचर इज जो जीन्स के साथ मैं पैदा हुई हूँ, कभी कभी मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकती हूँ, पर जो नर्चर है, मेरा एनवायरनमेंट है, अगर उसके कारण मैं पीछे चल रही हूँ तो ये सारे तो रीजंस हम ठीक कर सकते हैं। बराबर। तो उसके लिए हमको देखना है कि बच्चा नेचर के कारण पीछे है या नर्चर के कारण पीछे है। तो ये आपको, जैसे आप जाओगे पीडियाट्रिशियंस के पास तो वो देख के आपको बता सकते हैं कि कोई जेनेटिक रीजन है क्या इसके पीछे रहने का। जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऐसे कई सिंड्रोम्स है जिसमें बच्चे पीछे रह सकते हैं। तो ये हमको डिटेक्ट करना पड़ता है। आजकल तो बहुत अच्छे जेनेटिक टेस्टिंग आ गई है, ब्लड टेस्ट ही रहता है जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बच्चा स्लो क्यों है। नर्चर का तो ऐसा है कि आप एनवायरमेंट सारा चेंज कर सकते हो, खान पान का ध्यान रख सकते हो। जो हम आजकल ओपीडी में देखते हैं कि बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे है ही नहीं। अच्छा। 80% बच्चे टॉप फीडिंग पे है। तो लगता है सरकार, डॉक्टर्स, हर लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि बच्चे के लिए माँ का दूध क्यों जरूरी है,
क्योंकि उसमें डीएचए की मात्रा अधिक होती है। आप ऊपर से कितना भी डाल दीजिए, नेचर ने जो आपको दिया है आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ दूध पिलाना नहीं होता है। इट इज लाइक माँ जब बच्चे को देखती है, माँ के अंदर जो इमोशंस आते हैं, बच्चे को जो माँ को देख के फीलिंग आती है, एक ट्रस्ट आता है कि कोई भी नहीं है, मेरी माँ है। ये फीलिंग बॉटल फीडिंग में नहीं आएगी। सही है। क्योंकि बॉटल तो कोई भी उठा के पिला देगा। सही। तो ना माँ को वो फीलिंग आने वाली है, ना बच्चे को वो फीलिंग आने वाली है। तो बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट का क्या, क्योंकि कोई इमोशंस नहीं है उसमें, कोई बॉन्डिंग नहीं है उसमें। तो बच्चे के ब्रेन को शांत करने के लिए उसका बड़े ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो ये ट्रस्ट बिल्टअप ही नहीं हो रहा है। तो आजकल ये चीजें मिसिंग है। बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग ही नहीं बन रही है। बाद में आपको बच्चा समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने बच्चे के साथ खेला ही नहीं है, बच्चे को देखा ही नहीं है, ना बच्चे ने आपको देखा है। फिर बीच में आ जाता है आपका स्क्रीन। अब माँ को तो संभालना आ नहीं रहा है ना बच्चे को, तो वो क्या करेगी, उठा के दे देगी। फिर बॉन्डिंग चली गई। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ये ह्यूमन स्टिमुलेशन के लिए बना है। ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन का मुझे देखना जरूरी है, ह्यूमन के फेस की तरफ मुझे देखना जरूरी है, ह्यूमन की आवाज सुनना जरूरी है, ताकि मेरा स्पीच डेवलप हो। क्योंकि जो हमने बात की थी पहले नेटवर्किंग की, अगर ह्यूमन वॉइस मेरे कान में जा रहा है तो मेरे ब्रेन के नेटवर्क बनते हैं, जिससे फिर मैं बोलती हूँ, मैं बात करती हूँ। तो अगर मैंने ह्यूमन वॉइस सुनी ही नहीं है तो मेरे ब्रेन में तो नेटवर्क्स बने ही नहीं है। अब बाद में ये बच्चे स्पीच डिले के लिए आएंगे तो फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। और ये सब स्कूलिंग का पार्ट है। यानी हम स्कूल पे ध्यान देते हैं, बच्चे के 3 साल के स्कूल जाना है, पर स्कूल के पहले की जो प्रिपरेशन है, उसके ब्रेन की जो प्रिपरेशन है, वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो बच्चे का खाना, बच्चे के साथ खेलना, एंगेज रहना, ये सब बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि वो देखता ही नहीं है बच्चा उनके तरफ, क्योंकि आपने खेला ही नहीं है। एक्शन रिएक्शन इज मस्ट। आप खेलोगे तो आप जान पाओगे कि आपका बच्चा क्या है, सही। उसका ब्रेन डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। तो उसके लिए टाइम की जरूरत है, बराबर। माँ के टाइम की जरूरत है। सही है। और माँ के वो इंटेंशंस की जरूरत है। सिर्फ बच्चा पैदा करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पर हम एज अ गाइड हैं बच्चे के लिए। तो बच्चा जो है वो पूरा हम पे निर्भर करता है। सही है। तो बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, ये जो 0 से 3 इयर्स है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है। और वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेचर ने हमारा ब्रेन डेवलपमेंट ही उसी तरीके से किया है। 3 साल हो गए, प्रूनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके ब्रेन की। अगर जो हिस्सा आपने ब्रेन का यूज नहीं किया है वो आप कभी नहीं कर पाओगे। सही है, बहुत बढ़िया बताया मैम आपने। तो इसमें जो डिले वाली जो बात रहती है उसके बारे में क्या बताना चाहोगे मैम? जैसे हमने माइलस्टोन्स की बात की थी कि इतने एज तक एक रेंज दी गई है कि इतने से इतने महीने के बच्चे ने ये अचीव कर ही लेना चाहिए। अगर नहीं अचीव कर रहा है, हेड कंट्रोल 4 महीने में नहीं आ रहा है, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 9 महीने में नहीं आ रही है, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट 1.5 साल में नहीं आ रही है, स्पीच में अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपके कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये सब रीजंस उसके का मतलब है कि बच्चा आपका डिले में जा रहा है। कि डिले है तो जल्द से जल्द आपको जाके बच्चे का असेसमेंट कराना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है, क्योंकि फिर ही हम बच्चे के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। तो हर चीज का डिले, जैसे डेवलपमेंटल मोटर डिले रहेगा, मोटर डिले में सिर्फ आपको चलने फिरने की दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफीज है कुछ, या आपको सेरिब्रल पाल्सी है, तो आपका मोटर डिले में रहोगे आप। अच्छा। और फिर इसी तरीके से आपका स्पीच डिले होगा, कॉग्निटिव लेवल का डिले हो सकता है, जो स्लो लर्नर्स में है कि वो बढ़ तो रहे हैं पर दिमाग से नहीं बढ़ रहे हैं, तो कोई तरीके का मेंटल रिटार्डेशन है, कुछ है, तो सारी चीजें आपको डिले के माध्यम से ही पता चलेगा। पर डिले आप भी तभी जान पाओगे जब आप अपने बच्चे पे उतना ध्यान दे रहे हो और आपको समझ में आ रही है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो मुझे जाना है, मुझे दिखाना है, वेट नहीं करना है। स्पीच में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजू बाजू वाले, घर वाले सब ये बोलते हैं कि 5 साल बाद बोलेगा। अच्छा। अगर मदर्स जैसे हमारे पास आती हैं तो बहुत बार बोलती हैं हम तो कब से घर में बोल रहे थे पर हमको आपके पास आने नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि घर वाले, आजू बाजू वालों सबने हमको यही बोला है कि ये 5 साल में बोलेगा। हाँ। पर हम बोलते हैं कि बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है। आपका बच्चा आपको कितना
समझा पा रहा है, हाँ। कम्युनिकेट कर पा रहा है चीजों को। अगर मुझे भूख लगी है, बच्चा मुझे ये भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है इशारों से, तो फिर उसमें स्पीच का क्या रोल है? अगर मैंने बच्चे से सिंपल चीज पूछा, मम्मी कहाँ है, बच्चा मुझे मम्मी नहीं बता पा रहा है, हाँ। उसको तो हाँ बताना है ना, हाँ। उसको तो बोलना भी नहीं बोलना है, भी नहीं है। तो बोलने की बात तो बाद में है। हाँ। पर आपका बच्चा बेसिक चीजें समझ रहा है क्या? जैसे स्पीच में भी दो चीज होती है, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब है हमारी भाषा को बच्चा समझ पाना बिना बोले। आप अगर डेफ बच्चे को भी देखोगे ना, तो वो इशारों में आपको बहुत सारा चीज समझा देगा। हाँ। उसको बोलना नहीं आता है, पर वो उसको समझना आता है। वो आपके तरफ देखता है, आई कांटेक्ट करता है, आपके हाव भाव को पहचानता है। तो ये पहचानना इज मोर इम्पोर्टेंट, बोलने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है। सही। आप सिंपल चीज देखो कि बच्चा आपको रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, आई कांटेक्ट कर रहा है क्या, नाम से बुला रहे हो तो देख रहा है क्या, लाइट पंखा बता रहा है क्या हाथ से, आपने टाटा बाय बाय करने बोला, वो टाटा बाय बाय कर रहा है क्या। वेरी सिंपल। सही में। इसमें बोलने का कोई रोल नहीं है, सही में बहुत पर सबको बोलने में ही इंटरेस्ट है, उसके पहले की चीज देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो जो नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट है, ये क्या है, यानी वो क्यों जरूरी है वो बच्चों के लिए, क्या बताना चाहोगे मैम? अगर प्रोलिफरेशन चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे न्यूरॉन्स के नेटवर्क अच्छे बने, तो इसके लिए तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होता है। जो आपके शायद बच्चा जब गर्भ में है तब से वो न्यूट्रिशन मायने रखेगा। हाँ। क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट तो गर्भ से ही शुरू हो गया है। तो जो आयरन टैबलेट्स दी जाती है, कैल्शियम टैबलेट्स दी जाती है, तो ये जो सारी चीजें मदर्स को दी जाती है, मदर का अच्छा खाना जरूरी होता है, प्रोटीन वाली चीजें खाना जरूरी होता है, क्योंकि आगे जाके ये सब बच्चे के ब्रेन के लिए आपको काम आने वाली है। तो बच्चे के लिए डीएचए इंपॉर्टेंट है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम बोलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर अच्छा है तो माइलिनेशन अच्छा होता है। ये तो नॉर्मली ब्रेस्ट मिल्क में मिल जाता है बच्चे को, या फिर अब डब्बे की कंपनियों ने डब्बे में डालना शुरू कर दिया है। पर फिर भी जो क्वालिटी अगर आप देखोगे, क्वालिटी में बहुत फर्क है ये डीएचए में और मदर्स मिल्क के डीएचए में। तो कोशिश करिए कि बच्चे को आप ब्रेस्ट मिल्क 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो बच्चे की। प्रोटीन माँ अगर अच्छा खाएगी तो बच्चे को मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन तो हर चीज के लिए हमको इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चे का पैदा होते से थायराइड हार्मोन को चेक करना, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो हम तभी की तभी उसको करेक्ट कर सकते हैं, ताकि आगे की प्रॉब्लम से हम बच सकें। फिर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना है। B12 डेफिशिएंसी के बारे में ना बहुत कम लोग बोलते हैं, पर हम देखते हैं कि माँ के बॉडी में ही B12 नहीं है, तो ब्रेस्ट मिल्क में तो बच्चा तो पूरा माँ पे डिपेंडेंट है। कई बच्चे एक माइलस्टोन अचीव करते हैं और पीछे आ जाते हैं, जिसको हम रिग्रेशन बोलते हैं, कि पहले तो देख के हंस रहा था, अब नहीं हंस रहा है, न्यूरो रिग्रेशन होगा, पीछे आ जाएगा, सारे माइलस्टोन्स पीछे चले जाएंगे। अच्छा। और थोड़ा सा नेल्स में इधर कालापन आना चालू हो जाता है। तो ये भी करेक्टेबल चीज है। तो माँ का खाना पीना बहुत अच्छा चाहिए, प्रोटीन बोलो, आयरन बोलो, कैल्शियम बोलो, B12 बोलो, हर चीज माँ के द्वारा ही बच्चे को मिलने वाली है। तो वो इम्पोर्टेंस माँ को समझना जरूरी है कि जो मैं खा रही हूँ वो बच्चे के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है। फिर दूसरा, जब बच्चा आ गया है, आपने सब ध्यान रख लिया, पर आपका एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट एंगेजिंग नहीं है, अगर मैं बच्चे के साथ बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं देख ही नहीं रही हूँ बच्चे को, घर में कोई खेल ही नहीं रहा है, तो भी उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। तो खाने के साथ साथ जो एनवायरमेंट है वो स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट बोलते हैं हम उसको, कि बच्चे के आसपास खिलौने होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बच्चे ने एक्सप्लोर करना चाहिए, मुंह में डाल के देखना चाहिए, हाथ से खेलना चाहिए। तो ये सब उसके ब्रेन डेवलपमेंट का पार्ट रहेगा। अच्छा। तो न्यूट्रिशन के साथ में आपका एनवायरनमेंट भी मायने रखेगा। इट शुड बी स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, जहां से बच्चे को स्टिमुलस मिले। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, स्क्रीन के साथ बच्चा ओवरलोड में जा रहा है। पहले था कि कोई बात नहीं कर रहा तो वो थोड़ा सा नीचे स्टिमुलस रहता था, अभी स्टिमुलस हाइपर मोड में है। अच्छा। क्योंकि स्क्रीन आपको बहुत ज्यादा स्टिमुलस दे रहा है। आप सोचिए कि आपके ब्रेन को इतना स्टिमुलस मिल रहा है तो ब्रेन शांत कैसे रहेगा? सही है। आपके जो सारे कार्टून्स है, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीजें बनाई जाती है ना, दे आर वेरी अडिक्टिंग, क्योंकि वो बनाया ही उसी तरीके से जाता है कि बच्चे को अडिक्शन हो। हाँ, तो वो जो भी चीजों का यूज कर रहे हैं वो आपके बच्चे के ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
तो वो भी चीज हमको कट डाउन करनी पड़ेगी। सही। एनवायरमेंट बच्चे का सब मायने रखता है, खेलना कूदने से लेके स्क्रीन कितना ले रहा है नहीं ले रहा है, और कोई जरूरत ही नहीं है स्क्रीन की, कोई जरूरत नहीं है। बिलो 2 years 0 स्क्रीन टाइम। ये तो बड़े बड़े पीडियाट्रिक एसोसिएशन बोल रहे हैं, पर सुन कोई नहीं रहा है। सही है। बिकॉज माँ बाप को लगता है बच्चा कार्टून ही देख रहा है, बच्चा पोयम ही देख रहा है, पोयम सीख जा रहा है, पर वो तरीका नहीं है सिखाने का। सही है। आपका काम आपको ही करना है, कोई रोबोट कोई स्क्रीन नहीं आपकी जगह वो नहीं ले सकता है। सही है। वो ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है बेसिकली उसके, क्योंकि सेंसरी हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है ब्रेन का, तो बच्चे इसीलिए आपको ऐसे बिहेवियरल इश्यूज में दिख रहे हैं। सही है। तो खान पान, माँ का शांत रहना, बच्चे के साथ खेलना और बच्चे को ब्रेन को शांत रखना, ये सब उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। मैम, हम लोग जो पोषण पंद्रहवाड़ा जो मना रहे हैं उसमें ये जो टॉपिक है अर्ली स्टिमुलेशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट 0 to 3 years, ये क्यों लिया गया है, उसके ऊपर ध्यान क्यों दिया गया है? 15% ही 6 साल तक बनता है। तो ये जो 0 to 3 years है, क्योंकि ब्रेन को अच्छा बनाना या नहीं बनाना ये मेरे हाथ में है। बच्चे का ब्रेन कैसा रहेगा, उसका आईक्यू आगे जाके बच्चा पढ़ने लिखने में कैसा होगा, ये सब आपके 3 years तक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे हमने बात प्रूनिंग की थी, यूज इट और लूज इट। अगर आपने ये 3 साल में वो नेटवर्क यूज नहीं किए हैं तो ये नेटवर्क चले जाने वाले हैं और बाद में आप बना नहीं सकते। तो हमारी कोशिश 0 से 3 साल में प्रूनिंग होने के पहले रहनी चाहिए कि मुझे बच्चे में क्या चाहिए। बच्चा मेरा अच्छा बोलना चाहिए तो पहले मुझे उसके साथ बोलना है, उसके साथ खेलना है, ताकि उसका ब्रेन का वो पार्ट डेवलप हो। सही। और लैंग्वेज सीखना बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का आईक्यू भी वो लैंग्वेज पे निर्भर करता है। 2 साल में बच्चा आपके कितने शब्द बोलता है, 3 साल में कितने शब्द बोलता है, ये मैटर करता है कि आगे उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होने वाली है। अच्छा। इस पे बहुत रिसर्च हुए हैं कि जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी आगे की पढ़ाई लिखाई कैसी होने वाली है। अगर आज आप स्पीच डिले में हैं तो कल आपको पढ़ाई लिखाई की दिक्कत 100% होने वाली है। तो ये 0 to 3 years में आपको क्या चाहिए, आपको बच्चा कैसा चाहिए, तो उसके ऊपर आपको अभी काम करना है, प्रूनिंग चालू होने के पहले। तो मैम, आज आप आकाशवाणी स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छी बात अपने श्रोताओं को बताई। आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर आकाशवाणी इतनी मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, तो एज अ पेरेंट हमारी